Assalamu alaikum. Today topic of presentation is lens induced uveitis. Specific learning objectives हमारे पास क्या क्या हैं? What is lens induced uveitis? What are the risk factors and how to diagnose and then how to manage this? It is an uncommon autoinflammatory condition in where immune system natural tolerance of lens protein is abandoned. Usually occurs after traumatic and or surgical lens injury. This disease is also known as phacoanaphylactic and endophthalmitis, phacogenic uveitis, and phacotoxic uveitis. It does not involve true anaphylaxis and does not features IgE mediated response. तो इससे ये मतलब साबित क्या हुआ कि इसको हम कहते हैं लेंस इंड्यूस्ड यूवेटिस, इसलिए कहते हैं कि इट इज़ ए स्टेराइल ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन ड्यू टू लीक प्रोटीन्स ऑफ द लेंस मैटर। और जो प्रीवियसली इसको हम कहते थे फेको एनाफाइलैक्टिक एंडोऑप्थेल्माइटिस, अब हम ये टर्म नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि ये IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब नॉर्मली जो है डिपेंडिंग अपॉन द लेंस कैप्सूल के वो इंटैक्ट है या नहीं है, उसके मुताबिक इसको डिवाइड करते हैं। आजकल के एरर में उसको फेकोजेनिक कहते हैं या फेकोलिटिक कहते हैं। फेकोजेनिक उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो लेंस कैप्सूल जो है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से लेंस प्रोटीन जो है वो लीक आउट हो रही है और उसकी वजह से जो रिएक्शन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। और जो फेकोलिटिक होता है उसमें ये है कि लेंस कैप्सूल इंटैक्ट होता है और उसमें जो है वो जो लेंस प्रोटीन जो रिलीज़ हो रही हैं वो आपको ग्लोकोमा या एंटी यूवेटिस दे रही हैं। ठीक है। कॉजेज क्या है? इट रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक और सर्जिकल डिसरप्शन ऑफ लेंस कैप्सूल एंड लिबरेशन ऑफ सेल प्रोटीन इनटू द एक्वस एंड इनटू द विट्रस कैविटी। इफ ड्यूरिंग फेकोएमल्सिफिकेशन पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हो तो मोस्टली जो है अगर ये डिस्प्लेस हो जाए, मोस्टली ये डिस्प्लेस लेंस फ्रेगमेंट जो है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाते हैं। और ये मोस्टली जो है फेकोएमल्सिफिकेशन जो हम करते हैं उसमें ज़्यादातर रिस्क फैक्टर किस किस में होता है? सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम में, जोन्यूलर डिहेसेंस में, स्मॉल पीपल में, फेब्राइल आइरस में एंड हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में। और फोर्थ कॉज ये है कि पेनिट्रेटिंग इंजरी ऑफ द ग्लोब में रिजल्ट इन सीवियर LIU। रिस्क फैक्टर्स में क्या है? रप्चर ऑफ लेंस कैप्सूल ड्यूरिंग ट्रॉमा, इंट्राओकुलर सर्जरी एंड थर्ड नंबर पे हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। उसमें क्या होता है कि डिग्रेडिंग लेंस मटेरियल जो है वो लीक होता है इंटैक्ट कैप्सूल से और वो इनिशिएट करते हैं ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स। और इफेक्टिव डेमोग्राफिक एज इज 50 to 79 ईयर्स ऑफ एज। अब डायग्नोसिस जो है वो हम किस तरह बनाते हैं? हिस्ट्री, सिम्टम, साइन क्या है और इन्वेस्टिगेशन। इसका डायग्नोसिस ज़रा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पेशेंट किस वक्त प्रेजेंट हो रहा है, तो हमें जो हिस्ट्री लेनी है वो बहुत केयरफुल होकर लेनी है। हिस्ट्री पे ही हमें काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट हुआ, उससे पहले ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री है या उसकी कोई कैटरेक्ट की जो है वो कोई इंट्राओकुलर जो है सर्जरी हुई भी है। तो ये हिस्ट्री केयरफुल जितनी अच्छी हम लेंगे उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो कौन से टाइप ऑफ यूवेटिस है, उसके डायग्नोसिस में हमें हेल्प होगी। जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वही डिक्रीज विजन, फोटोफोबिया, कंजक्टाइवल इंजेक्शन पेन, एपिफोरा और साइन में लिड स्वेलिंग हो सकती है, पेरीलिम्बल और डिफ्यूज इंजेक्शन हो सकती है, कॉर्नियल हेज हो सकता है, केपीज हो सकते हैं जो कि ग्रेनुलेटस होते हैं। इसमें सेल फेयर भी मिल सकता है, फिब्रिन इन AC, पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी भी बन सकते हैं, पोस्टीरियर साइनिकी भी बन सकते हैं और पोस्टीरियर सेगमेंट में हमें लेंस फ्रेगमेंट मिल सकते हैं। उनकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकती हैं उसमें। ये दिस पिक्चर शोइंग फ्लफी कॉर्टिकल मैटर इन द इंटीरियर चैम्बर और इसमें हमें प्रेसिपिटेट भी नज़र आ रहे हैं, केपीज भी नज़र आ रहे हैं। तो और ये पोस्टीरियर सेगमेंट की पिक्चर है विच शोज रेजिडुअल लेंस मैटर इन द पोस्टीरियर विट्रस। अब हमने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या क्या कर सकते हैं? हम A स्कैन, B स्कैन कर सकते हैं जिन केसेस में एंटीरियर क्योंकि इसमें ग्रेनुलोमेटस एंटीरियर यूवेटिस होता है और अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो हमें एंटीरियर सेगमेंट जो है वो हमें इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम A स्कैन या B स्कैन करके हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि लेंस फ्रेगमेंट किधर हैं, एंटीरियर सेगमेंट में, पोस्टीरियर सेगमेंट में। अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी
एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी भी कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल है। और अगर एक्वस पैरासिंथेसिस वो नॉर्मली जो है वो जब एसी वॉश करते हैं या विट्रेक्टमी करते हैं तो उसी वक्त परफॉर्म की जाती है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास इन्फेक्शियस एंडोप्थेल्माइटिस भी हो सकता है, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया भी हो सकता है, आयराइटिस ग्लोकोमा, ओकुलर ट्यूबरक्लोसिस, यूवीआइटिस एंड बीजीएच डिजीज। आपको पता है इन्फेक्शियस एंडोप्थेल्माइटिस जैसे कि आपको पता है कि कैसे प्रेजेंट होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी की हिस्ट्री होती है, एक्यूट ऑनसेट के साथ प्रेजेंट होता है और सडन डिक्रीज इन विजन होती है और प्रॉपर हिस्ट्री होती है कि जी इस तरह। और फिर जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें हाइपोपियन भी मिल सकता है, कॉर्नियल हेज, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और जो सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया है उसमें जो है वो हिस्ट्री ज़रा थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है, 4 to 6 वीक्स की हिस्ट्री होती है। उसमें जो है वो एक आई का इंसिडेंट होता है, उसमें जो है वो ट्रॉमा हो सकता है कोई, तो उसमें ट्रॉमा की वजह से जो है दूसरी आंख भी जब ट्रॉमा होता है और मोस्टली जो है 4 to 6 वीक्स में दूसरी आंख भी उसकी वजह से अफेक्ट हो रही होती है, तो इसको हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह आयराइटिस ग्लोकोमा में जो है वो आपको आयरिडोसाइक्लाइटिस मिल सकता है, उसकी वजह से इंक्रीज प्रेशर मिल सकता है। इसी ट्यूबरक्लोसिस में तो हमारे पास मल्टी सिस्टम डिजीज है, उसमें हमें बहुत सारे जो है वो यूवीआइटिस के साथ साथ और भी जो है वो पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम डायग्नोसिस बनाते हैं। इसी तरह वीकेएच डिजीज भी मल्टी ऑर्गन डिजीज है, जिसमें जो है वो दोनों आंखें इन्वॉल्व होती हैं, ग्रेनुलोमेटस है और उसमें फिर ऑडिटरी, स्किन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं पेशेंट को। तो इस तरीके से हम इनको डीडी बना सकते हैं इनकी। अब मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है कि कितना लेंस फ्रेगमेंट है, या वो एंटीरियर चैम्बर में है या वो पीछे है। हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर विट्रस कैविटी में मोस्टली अगर वो स्मॉल पीसेज हैं और डिसलोकेटेड है पोस्टीरियर कैविटी में, जो पोस्टीरियर पोल में अगर हमें तो मोस्टली सर्जन जो है उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर लेते हैं। उनको जो है वो क्या कहते हैं आईओपी लोअर, अगर प्रेशर रेज है तो आईओपी लोअरिंग ड्रग भी दे सकते हैं जो कि टॉपिकल भी हो सकते हैं और सिस्टमिक भी हो सकते हैं। इसी तरह मेनली जो है वो टॉपिकल और सिस्टमिक स्टीरॉइड दिए जाते हैं इन पेशेंट को। और साइक्लोप्लीजिक इसलिए दी जाती है कि पेन रिलीव होती है, साइनिकी नहीं बनने देते हैं। और जो सर्जिकल थेरेपी है वो हम तब करते हैं, उसमें यह है कि वॉशिंग ऑफ एंटीरियर चैम्बर इज परफॉर्म व्हेन पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल इंटैक्ट। अगर पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हुआ है तो हम उसमें पार्ट्स प्लेना विट्रेक्टमी करते हैं फॉर रिट्रीवल ऑफ लेंस फ्रेगमेंट्स। कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी ग्लोकोमा, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, रेटिनल डिटैचमेंट, एपिरेटिनल मेम्ब्रेन टीयर्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। प्रोग्नोसिस जो है वो अगर हमारे पास पेशेंट जो है लेट प्रेजेंट कर रहा है विद हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, over half of the patient may achieve visual acuity of 6/60. Some reports shows that अगर पेशेंट जो है हमारे पास अगर हम उसमें स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो उसमें विजुअल प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। 80% ऑफ पेशेंट में 6/12 है, जबकि पेशेंट अंडर गोइंग विट्रेक्टमी ग्रेटर देन 60% ऑफ पेशेंट अचीव विजुअल एक्विटी ऑफ 20/40 और बेटर। टेक होम मैसेज यही है कि क्योंकि ये एक ऐसी अनकॉमन कंडीशन है, इसमें जो है वो आप डायग्नोसिस मेनली तब बना सकते हैं जब आप उसकी प्रॉपर केयरफुल हिस्ट्री लेते हैं, ताकि आप उसको बाकी यूवेइटिस से डिफ्रेंशिएट कर सकें। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप उसकी हिस्ट्री लें, क्योंकि इसमें जो है वो शॉर्ट हिस्ट्री होती है और क्या कहते हैं पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है तो आप उसको केयरफुली पहले हिस्ट्री लें, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करें, उसके मुताबिक जो है ना वो फिर जितनी जल्दी उसका डायग्नोसिस बनेगा उतनी जल्दी उसकी रियल आउटकम अच्छी बेहतर होगी। थैंक यू। जी नहीं सर। You see, you must note the important aspects of this presentation. Number one, it started with specific learning outcomes, a good addition. So, well done. And secondly, she added a slide of take-home message or conclusion. So, these are the plus points I would suggest that everybody should note it and follow this pattern. This is and secondly, the presentation was more interactive. See, and try to keep it interactive. Keep on asking questions so that the audience do not sleep. Okay, so how can the lens cause glaucoma? So this is one way. Any other way? The lens causing glaucoma.
Phacolytic, she has discussed. So phacomorphic. In phacomorphic, what happens? Intumescent cataract causes which type of blockade? Secondary angle closure glaucoma. So any other way in which lens can cause glaucoma? Phacolytic and phacoanaphylactic. What is glaucomatocyclitic crisis? Posner-Schlossman syndrome. What are the features? Slight reaction in the anterior chamber. Yes. And grossly elevated intraocular pressure. So it also comes under the differential diagnosis of phacolytic. So important thing is that we have to see in the background of cataract what is the amount of inflammation in the anterior chamber and whether the lens proteins have leaked out or not. So uveitic response may be in the presence of intact lens capsule or ruptured capsule. The ruptured capsule occurs when we do trauma, we do surgery and in trauma. While the intact capsule can also lead to uveitis. So we have to monitor the inflammation and we have to monitor the intraocular pressure. These are the compulsory things. Okay, any, sir? इस तरह से प्रेजेंट नहीं करता ग्लोकोमा नहीं करता Why? Steroids. Because we are already starting in the early stage antibiotic steroid combination. उस वजह से अभी इस तरह के cases देखने में कम आते हैं. But if the lens material is too so enough that it causes obstruction, so you have to do anterior chamber wash. That is more important to for retained lens matter. See, even if the part of the nucleus dislocates into the vitreous, then there is a certain limit up to which the eye can cope up with the inflammation. Let's say 1/4. But if, let's say, half of the nucleus has dropped or the full nucleus has dropped, then we have to take the nucleus out. Otherwise, the inflammation will be very severe and this will lead to formation of membranes in the vitreous, epiretinal membranes, traction, and tractional RD. So you should have a friend, a vitreoretinal surgeon as a friend. This is a compulsion. So किसी से बना के रखें vitreoretinal surgeon से क्योंकि आपको जरूरत पड़ so, किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है. So पिछले दिनों में you should tell us what is the best strategy. पिछले दिनों में एक कैटरेक्ट ऐसे आया मेरे पास हाइपर मेच्योर कई सालों से the old lady was afraid of cataract surgery. So in spite of repeatedly advising her, she did not come for the surgery. She was terribly afraid of surgery. So जो ही मैंने शुरू किया वो लेंस जोन्यूल भी वीक थे वो फेको टिप मैंने एंटर की और शुरू किया सारा न्यूक्लियस नीचे. फॉर्चुनेटली द न्यूक्लियस ऊपर ही था, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया था, तो वो हम डाल के वायर वेक्टस पूरे का पूरा न्यूक्लियस निकालते हैं, कन्वर्टेड इनटू एक्स्ट्रा कैप एंड implanted the lens, so the eye was saved. But the greatest problem at that stage is if the hypotony persists for a longer time, retina may detach. So it is better in such cases if you find it difficult to take out the nucleus, then apply a stitch and refer the patient to a vitreoretinal surgeon. He or she can manage the things better. They will make the 3 ports and maintain the intraocular pressure and then take it out. आप भी कोई comment दें.
जी एग्जैक्टली बिल्कुल। इसलिए मैं वायर वेक्टर्स आई हेट वायर वेक्टर्स, क्योंकि वो हमारे पास केस आता होता वापस चला जाता है। बेसिकली जब भी वो न्यूक्लियस या कोई भी प्रोटीन मैटर जब यूट्रस में जाता है तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन आता है। अगर इंटैक्ट कैप्सूल के साथ आपने देखा होगा मार्फन है या अदर ट्रॉमा के साथ भी पूरा का पूरा अगर न्यूक्लियस चला तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो दैट प्रोटीन कॉजेज रिएक्शन। और बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि अगर आपसे मैनेज नहीं होता तो आप कॉल फॉर हेल्प। तो इसके अंदर क्वेश्चन है कि प्रोटीन पे वो रिएक्शन कॉज करता है, तो जैसे आपने दूसरी कंडीशन बताई है मार्फन का, उसमें भी डू वी हैव टू टेक अप द न्यूक्लियस कि अगर वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है तो डिपेंड्स अगर आपको समटाइम्स इट स्टेज देयर फॉर मेनी इयर्स,